हेलो स्टूडेंट्स, लेकिन अब मुझे कहना चाहिए हेलो कैडेट्स। मैं एनसीसी ऑफिसर वैभव तुम्हारा अपने इस चैनल पर इस लेक्चर में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम पहले 2 लेक्चर्स हेल्थ एंड हाइजीन पे बना चुके हैं, टॉपिक आज हम और आगे बढ़ाएंगे हेल्थ एंड हाइजीन, और इसमें हम पढ़ेंगे इन्फेक्शियस एंड कंटेजियस डिजीज़। अब तक हमने क्या बात की थी? अब तक हमने बात की थी अपनी बॉडी को समझने की और साफ़ सफाई की आदतों की। पिछले 2 वीडियोस तुम देखोगे। अच्छा, वो 2 वीडियोस मिलेंगे कहाँ? वो वीडियोस मिलेंगे अगर मेरे चैनल की प्लेलिस्ट को चेक करोगे तो एनसीसी की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जिन्होंने किया है वो जानते होंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाओ। प्लेलिस्ट में एनसीसी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें सारे वीडियोज़ एनसीसी के मैं एक के बाद एक डालता जाऊँगा, तो वहाँ तुम्हें पिछले 2 वीडियोज़ मिल सकते हैं। तो हेल्थ एंड हाइजीन में हमने सीखा था अब तक 2 लेक्चर्स में कि हेल्थ एंड हाइजीन का मीनिंग क्या है, हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर, सिस्टम्स क्या क्या हैं, और हम इनको ठीक कैसे रख सकते हैं। लेकिन हमेशा तो ठीक रहते नहीं हैं, तो हमें कम से कम ऐसी डिजीज़ के बारे में पता होना चाहिए जो कि फैलने वाली डिजीज़ हैं, कॉन्टैक्ट में आने से फैल जाती हैं। उन्हीं के बारे में आज हम बात करेंगे, लिखेंगे, और यही हमारा आज का सब टॉपिक भी है। पेपर में आ सकता है, आता ही होता है। तो इन्फेक्शियस एंड कंटेजियस डिजीज़, तो ये पहले तो ऐसा करते हैं कि इन्फेक्शियस एंड कंटेजियस डिजीज़ के टाइप्स कौन से हैं, इन्फेक्शन किस किस तरह से फैल सकता है, उसी तरह से हम इनको समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला टाइप है एक्सक्रीमेंटल डिजीज़। लिखते जाना मेरे साथ साथ, एक्सक्रीमेंटल डिजीज़। ये डिजीज़ किस टाइप की होती हैं? इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं, ये हमारे यूरिन या फेसियस, अगर मैं इसको प्रॉपर अपनी थोड़ा सा और इजी वे में बोलूँ तो हमारे मल मूत्र से फैलने वाली, जो ओपन में हम टॉयलेट चले जाते हैं, तो ओपन में टॉयलेट जब पहले की जाती थी तो एक्सक्रीमेंटल डिजीज़ बड़े लेवल पे फैलती थी। इसीलिए सरकार ने इस बात पे बहुत ज़्यादा जोर दिया कि बाथरूम्स होने चाहिए हर घर में, ओपन में हमको एक्सक्रीटा या यूरिन पास नहीं करना चाहिए। तो अब इसमें सबसे पहले तो इसके फैलने का कारण क्या है वो लिख लो। एक तो यूरिन और दूसरा फेसिस। इसके बारे में क्वेश्चन आता ज़रूर है, लेकिन स्टूडेंट्स ये पढ़ नहीं पाते प्रॉपरली, या पता नहीं मैंने तो देखा है कि फेसियस को नहीं जानते। एक्चुअली ये जिसको हम पॉटी कह देते हैं नॉर्मल भाषा में, वो ये है। और कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो इससे फैलती हैं, कुछ एक मैं बताना चाहूँगा। जॉन्डिस, कॉमा लिखते जाना साथ साथ में, डायसेंट्री, डायरिया, इसके स्पेलिंग बड़े अजीब हैं डायरिया के, याद कर लेना, कुछ और ही बन जाता है वरना, डायरिया एक्सेट्रा। अगर तुम 2 या 3 डिजीज़ के नाम भी जानते हो तो पेपर में काम चल जाता है। तो ये हैं एक्सक्रीमेंटल डिजीज़, किस वजह से फैलती हैं? ओपन में यूरिन या एक्सक्रीटा पास करने से, और ये कुछ डिजीज़ हैं। दूसरा टाइप है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन हम सब जानते हैं कि कहाँ से फैलती है, इसके कारण क्या हैं? नोज़, थ्रोट और लंग्स। जब हम खांसते हैं, छींकते हैं, या बात करते वक्त भी हमारे मुंह से बहुत ही बारीक सलाइवा के पार्टिकल्स हवा में जाते ही हैं। इसीलिए तो आजकल सरकार कह रही है मास्क लगाओ, क्योंकि ये भी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। जो कोविड-19 की प्रॉब्लम चल रही है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है ये भी। मास्क लगाने से क्या होगा, हम खांसें, छींकें या बात करें तो जो सलाइवा है, जो थूक के पार्टिकल्स हैं, वो हवा में नहीं जाएंगे और दूसरे को इफ़ेक्ट नहीं करेंगे। तो ये कैरियर हैं, यहाँ से फैलती है ये। और कौन कौन सी डिजीज़ हैं देखो, वो भी लिख लो। कॉमन कोल्ड, कॉमा निमोनिया,
या उसी का बिगड़ा हुआ रूप कोविड-19 एक्सेट्रा। फिर इसके बाद आता है थर्ड टाइप, कॉन्टैक्ट डिजीज़। कॉन्टैक्ट डिजीज़ होती हैं जो किसी के एक्चुअल फिज़िकल कॉन्टैक्ट में आने से फैलती हैं। तो कॉन्टैक्ट डिजीज़ एक्चुअली ज़्यादातर स्किन से स्किन टच होने पे फैलती है और ये स्किन इन्फेक्शंस ही ज़्यादातर होती हैं। ये तुम्हारे बहुत काम की इन्फॉर्मेशन है स्टूडेंट्स, क्योंकि हमें अगर थोड़ा सा ही है ये जानकारी, कोई बहुत बड़ी जानकारी नहीं है, लेकिन अगर हमें इन्फेक्शियस और कंटेजियस डिजीज़ के बारे में पता है तो हम इतना जानते हैं कि अगर भगवान ना करे हमें हो या हमारे आसपास किसी को हो जाए तो हम उससे प्रॉपर दूरी बना के रख सकते हैं या वो प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं जिससे कि ये ज़्यादा ना फैले। आजकल तो एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन चल रहा है कोविड-19, पूरे वर्ल्ड में ही वो सारे के सारे प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जा रहे हैं। तो हमें पता था तभी ज़्यादा फैलने से रोका, वरना सारी की सारी आबादी ही इन्फेक्शस हो जाती। लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक जो है इंडिया में हम देख रहे हैं कि इतनी तेज़ी से नहीं फैल रहा, क्योंकि हमने प्रिवेंटिव मेजर्स ले लिए, हमें टाइम पे इन्फॉर्मेशन मिल गई। तो इन्फॉर्मेशन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। तो इसके बाद आता है हमारे पास इंसेक्ट बोर्न डिजीज़। इंसेक्ट बोर्न डिजीज़ ये भी अपने आप फैलने वाली डिजीज़ हैं जो इंसेक्ट से फैलती हैं। इंसेक्ट्स यानी मॉस्किटो, सबसे ज़्यादा बड़ा दुश्मन हमारा इस मामले में मॉस्किटो है। मॉस्किटो के बाद हमारे पास, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, मॉस्किटो के बाद हाउस फ्लाई। अब हाउस फ्लाई की बात करें तो हमने जो ये एक्सक्रीमेंटल डिजीज़ में डायरिया लिखवाया है, हाउस फ्लाई से भी एक्सक्रीमेंटल डिजीज़ फैलती हैं। वो एक्सक्रीमेंटल डिजीज़ भी है डायरिया और इंसेक्ट बोर्न डिजीज़ भी है, क्योंकि हाउस फ्लाई अगर फेसेस पे बैठेगी, बाहर गोबर पे या ह्यूमन एक्सक्रीटा पे बैठेगी और वो हमारे बाद में आके खाने पे बैठेगी, तो दिख तो रही नहीं हमें कि कौन सी मक्खी कहाँ बैठ के आई है। इसीलिए कहते हैं मक्खियों को दूर करके रखो, तो हमको वो डिज़ीज़ हो सकती है, डायरिया हो सकता है। तो इंसेक्ट बोर्न डिजीज़ में कौन कौन सी डिजीज़ आती हैं? डेंगू, जो आजकल फैलता है, आजकल के मौसम में जो सितंबर अक्टूबर का मंथ होता है। मलेरिया, डायरिया, डायरिया के स्पेलिंग एक बार फिर देख लूँ, बड़े अलग हैं और हम बार बार लिखते भी नहीं हैं तो हमें याद भी नहीं रहते, एक्सेट्रा। इसमें हमारे पास वाटर बोर्न डिजीज़ जो हैं वो भी हैं, गंदे पानी से फैलने वाली डिजीज़। अब वाटर बोर्न डिजीज़ को हम इन्फेक्शियस या कंटेजियस इसलिए कह रहे हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि अगर मान लो हमारी वाटर सप्लाई ही ऐसी हो जाए कि उसमें पानी गंदा हो जाए, तो सारे के सारे नलों में, सभी घरों में वो गंदा पानी सप्लाई होगा। या गांव में तालाब से या कुएं से पानी अगर लिया जा रहा है, तो अगर वो पानी गंदा हो गया तो सभी वहीं से पानी लेंगे और उस वजह से ये बड़े लेवल पे फैलेगी। तो फैलने वाली डिजीज़ जो हैं कंटेजियस, वाटर बोर्न डिजीज़ भी कंटेजियस डिजीज़ हैं। तो हम ये तो जानते ही हैं कि वाटर से फैलेगी, कैरियर इसका वाटर है, लेकिन कौन कौन सी डिजीज़ हैं वो मैं लिख देता हूँ। डायसेंट्री, कॉलरा और डायरिया भी वाटर बोर्न डिजीज़ भी है ये। और लास्ट में हमारा जो टाइप आता है वो है एनिमल बोर्न डिजीज़। एनिमल बोर्न डिजीज़, तो एनिमल बोर्न डिजीज़ जो हैं वो कौन कौन सी हैं? रेबीज़, प्लेग, टीबी, एंथ्रेक्स। और ये कैसे फैलती हैं? कैरियर कौन कौन से हैं इसके? हम सब जानते हैं। रेबीज़ कैसे फैलती है? रेबीज़ फैलती है डॉग बाइट से, प्लेग रोडेंट से, चूहे से। तो उसके
जो डॉग हैं, रैट हैं, वो इसके कैरियर हैं, और कौन कौन सी हैं एनिमल बोर्न डिजीज़, रेबीज़, प्लेग, टीबी, एंथ्रेक्स। तो ये तो हो गई ऐसी डिजीज़ और उस सारी इन्फेक्शियस एंड कॉन्टेजियस डिजीज़ की टाइप्स। और अब हम इसके बाद इसके प्रिवेंटिव मेजर्स भी पढ़ेंगे, लेकिन ऐसा करता हूँ मैं ये से साफ़ कर लूँ फिर चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं प्रिवेंटिव मेजर्स की, कि ये इन्फेक्शियस और कंटेजियस डिजीज़ जो हैं उनकी कुछ हद तक रोकथाम अगर हमें इंफॉर्मेशन प्रॉपर हो तो हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ड्रॉपलेट इन्फेक्शन की, कि अगर ड्रॉपलेट इन्फेक्शन किसी को है, वो किसी भी टाइप का हो सकता है, तो हमें क्या क्या करना है, मेजर्स क्या हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स हैं क्या। तो साथ साथ में लिखो, यूज़ ऑफ मास्क, कॉमा, सोशल डिस्टेंसिंग, कॉमा, प्रॉपर लाइट एंड एयर। अब ये प्रॉपर लाइट एंड एयर क्या है, घर में प्रॉपर लाइट और एयर की आवाजाही की सुविधा होनी चाहिए, जैसे कि इस तरह से दरवाजे खिड़कियां होनी चाहिए कि ताज़ी हवा आ सके और सनलाइट भी अंदर आ सके, उससे काफ़ी ज़्यादा जर्म्स किल हो जाते हैं अपने आप। और फिर हम अलग से मेंशन कर रहे हैं प्रॉपर सनलाइट। तो अगर हम इन प्रिवेंटिव मेजर्स का ध्यान रखें कि घर में प्रॉपर लाइट का, एयर सर्कुलेशन का, सनलाइट का वहाँ पर इंतज़ाम है, इस टाइप से घर बना हुआ है, तो ज़्यादा आसानी रहती है ऐसी इन्फेक्शियस डिजीज़ से बचने की। और सोशल डिस्टेंसिंग, और अगर हम मास्क लगा के रखें और इन्फेक्शियस इंसान से दूरी बनाएं, तो इसको फैलने से कुछ हद तक रोका जा सकता है। तो अब हम आगे चलते हैं, इंसेक्ट बोर्न डिजीज़ से कैसे बचा जा सकता है। इंसेक्ट बोर्न डिजीज़ के प्रिवेंटिव मेजर्स इसके क्या क्या होंगे। प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट वाटर। सबसे ज़्यादा ज़रूरी, सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि जो वेस्ट वाटर है उसका प्रॉपर डिस्पोज़ल होना चाहिए। ओपन में खड़ा पानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि मॉस्किटो जो हैं वो खड़े पानी में ही पैदा होते हैं। साफ़ पानी में डेंगू का मच्छर पैदा होता है और गंदे पानी में मलेरिया का। तो पानी तो जैसा भी हो खड़ा नहीं रहना चाहिए ज़्यादा दिनों तक, वरना ऐसे मौसम में जैसा मौसम सितंबर अक्टूबर में होता है, अपने आप उसमें जो ये मॉस्किटो हैं उनके अंडे अपने आप पनप जाते हैं। तो इसलिए बहुत ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। उसके बाद अगला पॉइंट है यूज़ ऑफ इंसेक्टिसाइड्स। घर में जो बेगोन स्प्रे वगैरह होते हैं, हम कहते हैं ना टाइम टू टाइम छिड़काव करते रहो, वो इंसेक्टिसाइड्स हैं, ताकि जितने भी इंसेक्ट हैं वो दूर रहें, वहाँ से भाग जाएं या मर जाएं। उससे अगला पॉइंट है मॉस्किटो रेपेलेंट। मॉस्किटो से क्योंकि सबसे ज़्यादा खतरा है हमको, तो मॉस्किटो का पॉइंट अलग से हम दे रहे हैं। मॉस्किटो रेपेलेंट जैसा भी हो उसका यूज़ करना चाहिए। फिर क्लीनलीनेस, ऑफ वाटर टैंक्स। हमारे घर में पानी की टंकियाँ होती हैं, टाइम टू टाइम उन टंकियों को हमें साफ़ करवाते रहना चाहिए, वरना उसमें भी अपने आप जर्म्स पैदा हो जाते हैं। और अगर पानी की टंकी में ही जर्म्स पैदा हो गए तो हम सब वही पानी पिएंगे और बीमार हो जाएंगे। और लास्ट में है कि रिमूवल ऑफ स्टेशनरी वाटर। कहीं अगर पानी खड़ा हुआ है, जैसे गमलों में, कई बार खाली गमलों में पानी खड़ा रह जाता है,
कई बार घर में कोई ऐसा तसला वगैरह होता है जिसमें बारिश हुई तो पानी खड़ा रह गया, या टायर घर में अगर कोई पड़ा है उसके अंदर पानी पड़ा हुआ दिख भी नहीं रहा होता हमको, तो वो जो स्टेशनरी वाटर है, जो खड़ा पानी है, उसको हमें टाइम टू टाइम रिमूव करते रहना है। तो ये हैं हमारी प्रिवेंटिव मेजर्स इंसेक्ट बॉर्न डिजीज़ के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे सितंबर अक्टूबर में फैलती हैं, डेंगू और मलेरिया। तो उसके बाद हम आते हैं कॉन्टैक्ट डिजीज़ के ऊपर। कॉन्टैक्ट डिजीज़ को किस तरह से रोका जा सकता है फैलने से? तो कॉन्टैक्ट डिजीज़ का तो नाम ही बता रहा है कि कॉन्टैक्ट से फैलेगी। कॉन्टैक्ट ब्रेक कर दो तो वो फैलना भी बंद हो जाएगी। तो वही हमारे कुछ इसमें प्रिवेंटिव मेजर्स भी हैं, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग। सबसे पहले अगर मान लो किसी को कॉन्टैक्ट डिजीज़ है या हमें है, तो हमें औरों से दूर रह जाना चाहिए या उस इन्फेक्शियस पेशेंट को दूर रखना चाहिए। फिर आइसोलेशन ऑफ पेशेंट। अब आइसोलेशन का मतलब क्या है कि पेशेंट को अकेला रहने देना, आइसोलेशन ऑफ पेशेंट। ये सारे पॉइंट स्टूडेंट्स लिखते जाना साथ साथ में। फिर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्लोथ्स एंड यूटेंसिल्स मस्ट बी सेपरेटेड। जो पेशेंट के क्लोथ्स और यूटेंसिल्स हैं वो अलग रखे जाएं, उनको अलग से ज़्यादा ध्यान से साफ़ किया जाए और उसको पेशेंट ही यूज़ करे। तो ये था हमारा प्रिवेंटिव मेजर्स का टॉपिक। अब हम आते हैं फर्स्ट एड पे, इसको हम साफ़ करें, उसके बाद फिर चलते हैं आगे। तो स्टूडेंट्स, अब हमने इन्फेक्शियस और कंटेजियस डिजीज़ के बारे में भी जान लिया और कैसे उनको हम अपने लेवल पे कुछ हद तक रोक सकते हैं, ये भी हमने सीख लिया। लेकिन एक और बात है जो कॉमनली हमारे साथ घटित हो जाती है कि अगर मान लो कोई एकदम से किसी को चोट लग जाए या किसी को कोई जानवर काट ले, तो उस वक्त क्या यूज़ करते हैं हम? उस वक्त हम यूज़ करते हैं फ़र्स्ट एड। तो इस टॉपिक को पढ़ना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फ़र्स्ट एड एक इसमें तुम ऐसी टेक्निक्स सीखोगे, हम थोड़ी सी बात करेंगे, बहुत लंबा चौड़ा, बहुत डीप तक फ़र्स्ट एड में नहीं जाएंगे। तो हम ऐसी बात करेंगे इस बारे में, वो टेक्निक सीखेंगे जिससे कि किसी भी पेशेंट को कुछ हद तक हम संभाल सकें, जब तक कि डॉक्टर की सहायता ना पहुंच जाए, तब तक उसको सर्वाइवल में हेल्प कर सकें। जैसे किसी को कट लग जाए, बहुत गहरा वुंड हो जाए, तो उसको हम किस तरह से ब्लीडिंग को रोक सकते हैं, सही तरीका क्या है उसका, पेशेंट को किस तरह से हमने हैंडल करना है, और फटाफट डॉक्टर की सहायता तक पहुंचने तक पेशेंट को कायम रखना है। ये होता है फ़र्स्ट एड। फ़र्स्ट एड का मतलब इलाज नहीं होता, इलाज शुरू होने से पहले पेशेंट को संभालने का तरीका होता है फ़र्स्ट एड। कई बार हम फ़र्स्ट एड किट घर में रखते हैं तो उसमें दवाइयाँ रख देते हैं। एक्चुअली दवाइयों का फ़र्स्ट एड में उतना काम नहीं होता जितना हम समझ लेते हैं। फ़र्स्ट एड का मतलब, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, कि किसी पेशेंट को वहाँ तक डॉक्टरी सहायता मिलने तक कैसे हम हैंडल करें, इसको कहते हैं फ़र्स्ट एड। तो किस केस में कौन सी फ़र्स्ट एड दी जाती है, ये अलग अलग हैं केसेस। तो हम पहला केस लेते हैं और वो है इंजरीज़ टू इंटरनल ऑर्गन्स। इंजरीज़ टू इंटरनल ऑर्गन्स। किसी को मान लो कोई बहुत ऊपर से गिर गया, या दो इंसानों में लड़ाई हो रही है, किसी ने बहुत ज़ोर से किसी के पेट में मार दिया मुक्का, या कोई और चीज़ मार दी, जिससे कि स्किन पे तो कोई इफ़ेक्ट नहीं नज़र आ रहा, लेकिन अंदर दर्द हो रही है, तो हम तो देख भी नहीं पा रहे कि अंदर है क्या। तो अगर इसका मतलब अगर बहुत ज़्यादा दर्द है अंदर, तो इंटरनल ऑर्गन्स को इंजरी हुई है। तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए? तो पॉइंट्स लिखते जाना स्टूडेंट्स। सबसे पहला पॉइंट है कीप पेशेंट वार्म, यानी कि बहुत ठंडी जगह पे, एसी वाली एसी के सामने नहीं बिठाना उसको,
जो उसका ऐसा ऑर्गन है जहाँ पे कि उसको दर्द हो रही है, मान लो पेट में दर्द हो रही है, तो ये ना हो कि तुम किस तरह बिठाओ कि एसी की ठंडी हवा सीधा पेट पे लगने लग जाए। हल्का हल्का थोड़ा गर्म रखना है, कीप पेशेंट वार्म। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है चीयर अप द पेशेंट। चीयर अप द पेशेंट का मतलब है कि पेशेंट की हल्लाशेरी करती रहनी, थोड़ा सा उसको हौसला बनाए रखना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि दर्द कई जो होते हैं इंसान वो काफ़ी सेंसिटिव होते हैं दर्द के लिए, तो दर्द ज़्यादा सह नहीं पाते, और जब वो दर्द के बारे में ही सोचते रहते हैं, दिमाग वहीं सारा चला जाता है, तो वो फेंट भी हो सकते हैं, ज़्यादा घबरा भी सकते हैं, उनके बीपी अप डाउन हो सकता है, बहुत ज़्यादा बेहोश होना, बीपी ज़्यादा या कम हो गया सिर्फ इस वजह से कि वो घबरा ज़्यादा गए। तो घबराने से रोकना है उनको, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से कामली कूलली हैंडल करना है पेशेंट को, उनको हौसला देना है कि कोई ख़ास दिक्कत नहीं है, हम फटाफट डॉक्टर तक पहुंच जाएंगे। तो इस तरह की बातें करनी है ताकि पैनिक क्रिएट ना हो। पैनिक कभी भी क्रिएट नहीं करना, ठंडे दिमाग से काम लेना है हमेशा। और लास्ट पॉइंट क्या है? लास्ट पॉइंट तो यही रहेगा हमेशा, अरेंज मेडिकल हेल्प, यानी जितना जल्दी हो सके डॉक्टर की हेल्प लो। अच्छा, एक पॉइंट और है, वो ये कि बहुत सारा क्राउड जो है वो पेशेंट के आसपास नहीं होना चाहिए। ये हर एक फर्स्ट एड का हिस्सा है। ये तीन बातें जो है ना, चीयर अप द पेशेंट, अरेंज मेडिकल हेल्प, और मैं लास्ट जो लिखने लगा हूँ, नो क्राउड अराउंड पेशेंट। कई बार ऐसा होता है कि कोई वारदात हो जाती है सड़क पे, मान लो कोई लड़ पड़ा या गिर गया, तो बहुत सारे लोग इकट्ठे होके देखने आ जाते हैं। उसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि वो सारे लोग हेल्प तो करना चाहते हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा कि कैसे हेल्प करें, क्योंकि सारे एनसीसी कैडेट्स थोड़े ना होते हैं। अब तुमको तो प्रॉपर सिखाया जा रहा है, या डॉक्टर होते हैं, नर्सिस होते हैं, उनको प्रॉपर सिखाया जाता है, तो उनको पता नहीं होता। वो तो बस ये समझते हैं कि जल्दबाजी में फटाफट पैनिक क्रिएट कर देना कि हाँ चलो, अरे ये क्या हो गया, या बहुत सारे लोग इकट्ठे होके जब आ जाते हैं तो एक तो पैनिक क्रिएट होता है, लोगों को देख के पेशेंट घबरा सकता है। दूसरी बात कि जब इतने सारे लोग उसके घेर के खड़े हो जाएंगे तो कुछ हद तक वहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है, क्योंकि सारे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, तो ऑक्सीजन कम मिलने की वजह से भी फेंट हो सकता है पेशेंट। तो ध्यान ये रखना है कि नो क्राउड अराउंड पेशेंट, लोगों को थोड़ा दूर कर दो, पैनिक बिल्कुल नहीं करना, आराम से बात करो, नीची आवाज़ में बात करो, पेशेंट को हिम्मत देते रहो, और फटाफट मेडिकल हेल्प का इंतज़ाम करो। तो स्टूडेंट्स, मैं तुमको बताऊं, तुमने जो लिखना है ये 3 पॉइंट अपने आप ऐड कर देने हैं हर एक फर्स्ट एड जो हम कर रहे हैं। एक पहला इंजरीज टू इंटरनल ऑर्गन कर रहे हैं ना, तो ये 3 पॉइंट अब आगे आगे जितने मैं डिस्कस करूँगा केस, सब में तुमने ये अपने आप लिखने हैं, मैं हर बार नहीं लिखूँगा ये। तो अगला है बर्न्स एंड स्कार्स। अगर मान लो हमारी स्किन पे कोई बर्न हो जाता है, जैसे मान लो आग के कांटेक्ट में हमारी स्किन आ गई, या फिर गरम गरम दूध गिर गया, गरम तेल गिर गया, उबलता पानी गिर गया, तो उसको स्कार्स हो जाते हैं, बर्न्स हो जाते हैं। तो उस केस में हमें क्या करना है? तो उस केस में सबसे पहला पॉइंट है वॉश द इंजर्ड पोर्शन विद फ्रेश वाटर। ये बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स। कई लोग क्या करते हैं, फ्रिज के ठंडे पानी को डालने लग जाते हैं ऊपर। तो फ्रिज का ठंडा पानी नहीं, टैप के नीचे डाल दो वाटर। हाथ, जैसे मान लो हाथ पे गरम प्रेस लग गई, तो पानी टैप का खोल के पानी के नीचे हाथ को रख दो, आने दो पानी को फटाफट। फ्रेश वाटर, बर्फ़ या ठंडा पानी बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है। उसके बाद अगला पॉइंट है प्रोटेक्ट द इंजर्ड एरिया या इंजर्ड पोर्शन, प्रोटेक्ट द इंजर्ड पोर्शन विद क्लीन क्लॉथ। अगर कोई ऐसा बर्न है या स्कार्ड है जिसको
ढक कर थोड़ा ठंडे साफ गीले क्लॉथ से ढका जा सकता है, आराम मिलता है, तो ये कर दो। और तीसरा है गिव रेस्ट एंड फ्लूइड्स टू पेशेंट, यानी कि पेशेंट को एक तो रेस्ट करने दो, बैठा दो, आराम से बैठे, और पानी ज़रूर पीने को दो, थोड़ा थोड़ा पानी पीता रहे जिससे कि उसमें एनर्जी आती रहे। और ये 3 पॉइंट अपने आप लिख लो। अब तो स्टूडेंट्स एक बात मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहता हूँ, हर एनसीसी की वीडियो में मेंशन करता हूँ मैं, कि ये मैं चाहे इंग्लिश में लिखवा रहा हूँ, बात तो तुम्हें समझ में आ ही रही है, मैं समझा भी रहा हूँ। तो अगर तुम्हें इंग्लिश लिखने में प्रॉब्लम है तो एनसीसी का जब पेपर होगा या अपनी कॉपीज़ भी तुम बना रहे हो तो उसमें तुम हिंदी इंग्लिश मिक्स भी लिख सकते हो, हिंदी भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन रीजनल लैंग्वेज नहीं लिखनी, हिंदी या इंग्लिश बस। तो हिंदी यूज़ कर सकते हो, बगैर किसी प्रॉब्लम के हिंदी यूज़ कर सकते हो। ऐसा मत सोचना कि मैं इंग्लिश में लिखवा रहा हूँ या बुक्स भी जो होती हैं इंग्लिश में होती हैं तो हम हिंदी यूज़ ही नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं। हम हिंदी यूज़ कर सकते हैं, यही चीज़ें अगर तुम्हें समझ में आ गई हैं हिंदी में यूज़ करो। तो स्टूडेंट्स ये हमारे हो गए, और ये 3 यहाँ पे साथ में ऐड कर लो। तो मैं इसको मिटा दूँ, फिर आगे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं वुंड्स की, जो सबसे ज़्यादा कॉमन केस है। वुंड्स का मतलब है कि कोई चोट लग जाना, छिल जाना, कट जाना। तो वुंड्स के पहले तो हमें टाइप पता होने चाहिए, ये पेपर में ज़रूर आता है। तो वुंड्स के 3 टाइप हैं। पहला टाइप है इनसाइड वुंड। वो इनसाइड वुंड कैसे हो सकता है? शार्प नाइफ अगर लग जाए किसी को, शार्प नाइफ ऊपर से छोटा दिखता है जो कट होता है, लेकिन स्किन के अंदर ज़्यादा बड़ा कट लग जाता है, उसको कहते हैं इनसाइड वुंड। उसके बाद दूसरा टाइप है, ये टाइप्स हैं वुंड्स के स्टूडेंट्स, ये लिख लेना अलग से। लैक्रेटेड वुंड, मतलब बहुत बड़े एरिया में वुंड हो गया हो, छिल गया हो बहुत ज़्यादा। ये कैसे होता है? ब्लंट सरफेस अगर लग जाए, ब्लंट सरफेसेस से ये हो जाता है। मतलब जैसे कि हम रोड पे गिर जाएं तो बड़ा लंबा चौड़ा ज़ख्म होता है, लेकिन वो गहरा नहीं होता, वो स्किन पे ही होता है, तो उसको हम कहते हैं लैक्रेटेड वुंड। जो ब्लंट सरफेस है, ज़्यादा तीखी सरफेस जो नहीं है, उसके साथ एकदम बहुत स्विफ्टली अगर हम बहुत ज़्यादा रगड़ खा जाएं तो ऐसा हो जाता है। और तीसरा पंचर्ड वुंड। तो पंचर्ड वुंड होता है जैसे कि सुई जैसी कोई चीज़ एकदम से अंदर घुस जाए हमारे, तो उसको कहते हैं पंचर्ड वुंड। तो ये तुम्हें पता होना चाहिए, पेपर में आता है। बाकी वुंड्स की जो फर्स्ट एड है वो कैसे करनी है, तकरीबन सिमिलर ही है तीनों वुंड्स में। तो फर्स्ट एड क्या है इसकी, वो लिखो। फर्स्ट एड के पॉइंट्स हैं, पहला, प्लेस द पेशेंट इन कंफर्टेबल पोजीशन। मतलब ये कि जैसे ही अगर तुम किसी ऐसे पेशेंट को फर्स्ट एड देने जा रहे हो जिसको चोट लगी है, तो उसको पहले तो इस तरह से बिठाओ कि वो आराम से बैठ सके, बैठने में उसे या खड़े रहने में दिक्कत ना हो। ये हालत तुमने खुद ही उसकी देख लेनी है। उसके बाद अगला है स्टॉप ब्लीडिंग। कोशिश करो कि खून बहना बंद हो जाए। खून बहना बंद कैसे हो सकता है? खून इस तरह बहना बंद हो सकता है स्टूडेंट्स, मैं तुम्हें एक एग्जांपल दे देता हूँ कि मान लो हमारे हाथ पे कहीं कट लग गया, तो यहाँ तक खून का फ्लो आ रहा है। अगर ज़्यादा खून बह रहा है तो यहाँ इस जगह कस के रस्सी बांधी जा सकती है कि खून का फ्लो इधर ना जाए। नो डाउट हाथ थोड़ी देर तक सुन्न हो सकता है, लेकिन खून ज़्यादा नहीं बहना चाहिए, वो खून रुकेगा। या फिर अगर कट छोटा है और फिर भी बार बार थोड़ा थोड़ा खून निकल रहा है, वो नहीं रुक रहा, तुमने वॉश कर दिया, तुमने एंटीसेप्टिक लगाने की कोशिश की, खून नहीं रुका, तो ये भी हम कर सकते हैं कि उस पार्ट को ऊपर कर दो।
उस पार्ट को थोड़ा सा ऊपर कर दो, अपने हेड हाइट से ऊपर कहीं रेस्ट पे ले आओ, ऐसी जगह रख दो उसको, या फिर बर्फ़ होती है अवेलेबल अगर, तो बर्फ़ वहाँ पे अप्लाई करो, खून का बहाव रुक जाता है इससे। तो ये जो 3 चीज़ें मैंने बताई हैं ये तुमने लिखनी है। यहाँ पे मैं पॉइंट आउट नहीं करा, यहाँ पे सिर्फ मैं एक मोटी बात बता रहा हूँ, स्टॉप ब्लीडिंग। ब्लीडिंग कैसे रोकी जा सकती है, तीनों बातें मैंने बता दी। उससे अगला पॉइंट है कि हमने उसके बाद क्या करना है, रिमूव एनी फॉरेन बॉडी। फॉरेन बॉडी मतलब मान लो कोई पत्थर कंकड़ या कोई कांटा जो घुसा रह गया, सुई घुसी रह गई, अगर ऐसे है तो उसे निकालने की कोशिश करो, उसे निकाल दो। फिर चौथा पॉइंट है, देखो ये चीज़ें तो हैं ही साथ में इसके बाद जो 3 पॉइंट तुमने वो लिखने हैं, वो जो पिछले मैंने लिखवाए थे कि कीप पेशेंट काम एंड कूल, डोंट क्रिएट पैनिक, क्राउड को हटा दो सब पास में से, और साथ में क्या है कि कवर द वुंड विद फ्रेश कॉटन और क्लॉथ। तो करना क्या चाहिए कि जब हमने एंटीसेप्टिक से फ्रेश वाटर से उसको धो दिया, अगर खून का बहाव रुक गया, रोकने में हम कामयाब हो गए, तो उसको फिर कवर करना है। क्योंकि अगर स्किन ओपन है, खून हल्का सा जो ज़ख़म का एरिया ओपन है, तो वहाँ पे जर्म्स भी जा सकते हैं, सेप्टिक हो सकता है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि उसको कवर किया जाए। और 3 पॉइंट 1 2 3 5 6 7 वो तुमने लिखने हैं जो पिछले पॉइंट थे। तो ये तो थे मेजॉरिटी हमारे केसेस कि अगर किसी को चोट लग जाए तो फ़र्स्ट एड कैसे देनी है, किसी भी टाइप की चोट हो सकती है। ये हमारा टॉपिक यहाँ पे हो गया ख़त्म। अब लास्ट टॉपिक पे आते हैं हम अपने, और हमारा टॉपिक लास्ट है योग आसन्स के ऊपर। तो योग आसन्स में मैं तुम्हें लिखवाता हूँ, इसको मिटा लूँ फिर। तो हमारा लास्ट टॉपिक है योगा एक्सरसाइज, ताकि हम कैसे फिट रह सकते हैं। आजकल बहुत सारे लोग जिम जाते हैं एक्सरसाइज करने, मसल्स बनाने, लेकिन एक बात वहाँ पे भी अब शुरू हो गई है, वहाँ पे भी अब योगा एक्सरसाइजेज कराई जाती हैं। क्योंकि योगा एक्सरसाइजेज से हम सिर्फ मसल्स ही नहीं बना पाते, मसल्स तो बनते ही हैं नो डाउट, लेकिन साथ ही हम हेल्दी भी रहते हैं, हमारी बॉडी हेल्दी रहती है, माइंड फ्रेश रहता है। तो तुम्हें एटलीस्ट, ज़्यादा डीप में चाहे मत जाओ, लेकिन एटलीस्ट 2 बातें पता होनी चाहिए। योगा एक्सरसाइजेज में जो आसन्स होते हैं उनके कुछ आसन्स के नाम और उनके पोस्चर्स। तो यहाँ मैं सबसे पहले तुमको आसन्स के नाम लिखवाऊँगा, और पोस्चर्स जो हैं वो तुम 2 जगह से देख सकते हो। एक तो एनसीसी में सिखाए जाते हैं, जो योगा डे होता है उसके अराउंड तुमको सिखाया जाता है, कैंप्स में सिखाया जाता है। और अगर तुमने अभी इसी वक्त देखने हैं तो गूगल पे वो आसन टाइप करो, उसका पोस्चर निकल के आ जाएगा, इमेज में तुम्हें पता लग जाएगा और तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। तो जो इजीली कर सकते हो वो कर भी, तुम अपने आप भी घर में कर सकते हो, लेकिन जो इजीली ना हो पाए उसको ट्राई मत करना, क्योंकि ये किसी की देखरेख में ही आसन्स लगाए जाते हैं। तो मैं आसन्स के नाम लिखवाता हूँ, फटाफट मेरे साथ साथ लिखते जाना। सबसे पहला है पद्मासन, सेकंड बंध पद्मासन, तीसरा सिद्धासन, चौथा ज्ञान मुद्रा। इन सब को तुम हिंदी में भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पांचवा त्रिकोण आसन, छठवां अर्ध चंद्रासन, सातवां जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हर एक को करना चाहिए, सूर्य नमस्कार। अब सूर्य नमस्कार कोई धर्म से रिलेटेड बात नहीं है, ये एक्सरसाइज है।
ये 10-12 एक्सरसाइजेज इकट्ठी एक सूर्य नमस्कार में हो जाती हैं। ये तो तुम घर में आराम से कर सकते हो, गूगल पे इसके सारे पोस्चर्स देखकर। कभी भी करो सूर्य नमस्कार, सुबह शाम नहीं, जब सूर्य को देख के करो, ना करो घर के अंदर। तो और उसके बाद 8वां मैं लिखा रहा हूँ, धनुरासन। 9वां भुजंग आसन। और मैं सिर्फ 10 लिखवा देता हूँ, चक्रासन। वैसे तो बहुत सारे आसन हैं, लेकिन मैंने 10 लिखवाए हैं। अगर तुमको 3-4 नाम भी याद रह जाते हैं तो तुम्हारे एग्ज़ाम के स्कोप में आ जाते हैं। लेकिन मैं चाहूँगा, बहुत अच्छा रहेगा, फ़ायदे की चीज़ है, एक तो तुम्हें नाम याद हो जाएं, अच्छा है, साथ ही तुम ये पोस्चर्स भी इसके सीख लो। गूगल पे टाइप करके इमेज देख सकते हो और इसको प्रैक्टिस, धीरे धीरे प्रैक्टिस में लाइफ में ला सकते हो। बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। लास्ट बात वो ये कि मैंने जो कुछ भी लिखवाया है ये तुम हिंदी में भी लिख सकते हो। बार बार समझा रहा हूँ, इंग्लिश देख के ये मत सोचना कि ये सब सिर्फ इंग्लिश में ही हो सकता है, हिंदी में भी पूरे आंसर तुम दे सकते हो। तो यहाँ पे हमारा हेल्थ एंड हाइजीन जो सब्जेक्ट है वो कंप्लीट हो जाता है। आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, अगले वीडियो में अगला चैप्टर शुरू करेंगे। थैंक यू।